शाम के समय एक ट्रेन के डिब्बे में एक लड़की ट्रेन की खिड़की पर खड़ी थी और उसके दिमाग में ढेर सारे विचारधाराएं उमड़ रही थी। तभी अचानक से वह चलती ट्रेन की खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो छलांग लगाने को होती है तो उसी डिब्बे के अंदर एक लड़का जो कि चना बेचा करता है वह उसके पीछे ही खड़ा हुआ था और वह एकदम से उसके हाथ को पकड़कर उसे वापस खींच लेता है। अब इसके बाद वह लड़की उसे धमकाने लगती है, कहती है कि तुम होते कौन हो मेरे हाथ को पकड़ने वाले, और मुझे छोड़ दो, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन यहां पर ये लड़का उसे पकड़कर बैठ जाता है और उसे समझाने लगता है, कहता है कि ऐसा मत करो, अगर कोई परेशानी है तो हर परेशानी का समाधान हो जाएगा। इसके बाद यहां पर वह लड़की कहती है कि नहीं, मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो वह लड़का उससे पूछने लगता है कि क्या है तुम्हारी समस्या और क्यों तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। उसके बाद यहां पर जो लड़की होती है उस लड़के से बात करती है और जब इन दोनों की बातें कंप्लीट हो जाती हैं और लड़की थोड़ी सी शांत हो गई थी तो अचानक से ये लड़की उस चने बेचने वाले से कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इस बात को सुनकर वह चने वाला पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसकी तरफ एकटक निहारता रहता है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से ऐसा सब कुछ कर रही थी और क्यों उसने इससे शादी के लिए पूछा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास ही के गांव में एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है करण। करण जिसके घर में उसके माता पिता हैं और उसके 2 छोटे भाई बहन हैं। वो घर का बड़ा लड़का है और उसने पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा नहीं की है, लेकिन वो पैसे कमाना जाना करता है। तो इसी वजह से वह यहाँ से अपने गाँव के पास ही के रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेनों में इधर उधर चने बेचकर अपने गुजारा किया करता है। हालांकि वो शादी के योग्य हो गया है, लेकिन अभी उसका जो छोटी बहन है वह शादी के योग्य होने वाली है। तो वह अपनी माता पिता से कहता है कि माँ बाबूजी, पहले मैं पैसा इकट्ठा करूंगा और उसके बाद अपनी बहन की शादी करने के बाद ही अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। यानी कि करण यहाँ पर बहुत अच्छा लड़का है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। करण रोजमर्रा की तरह आज भी अपने घर से चने लेकर निकलता है ताकि वह ट्रेन में उन चनों को बेच सके और बेचने के बाद 2 वक्त की रोटी कमा सके और कुछ अपनी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर सके। ट्रेन में घुसकर वह जगह जगह चने बेचे करता है और धीरे धीरे ऐसे करते हुए वह इंदौर के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वह उससे भी आगे निकल जाता है और धीरे धीरे ट्रेन एक और स्टेशन पर जाकर रुकती है। और जब यहां पर करण को लगता है कि वह कुछ ज्यादा ही दूर आ गया है तो उसके बाद वह उस ट्रेन से उतरकर उल्टा अपने शहर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब तक रात भी हो चुकी थी और यहां पर उसके ज्यादातर चने तो बिक गए थे, थोड़े बहुत चने ही बाकी थे। तो उसके बाद यहां पर जो करण होता है वो एक ट्रेन पकड़कर वहां से उल्टा आने लगता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन मध्य प्रदेश के इंदौर स्टेशन पर दोबारा पहुंचती है तो वहां से इसी डिब्बे के अंदर, जिस डिब्बे के अंदर करण बैठा हुआ था, एक लड़की चढ़ती है जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। और उसके बाद आकर वह एक खाली सीट पर बैठ जाती है, क्योंकि अब शाम का समय हो गया था और यहां पर इस ट्रेन के अंदर ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो वह खाली सीट पर बैठ जाती है, लेकिन यहां पर करण की निगाहें उसके ऊपर से हटती नहीं है और वह उसी को देखकर उसके बारे में सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत है और अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन फिर भी ये उदास क्यों है। उसको देखते देखते 1-2 स्टेशन निकल जाते हैं और उसके बाद जो लड़की होती है वह लगातार रोए जा रही थी और अपनी आंखों के आंसू को सबसे छुप से छुपाते पहुंच रही थी और ऐसे ही बैठकर बाहर की तरफ देखे जा रही थी। इसके बाद जो लड़की होती है वह अपने मन के अंदर न जाने क्या सोचती है और सोचने के बाद सीधा इस ट्रेन के डिब्बे की खिड़की पर पहुंच जाती है और वहां से बाहर की तरफ देखने लगती है। अब जो कि करण इसे देख रहा था और उसे पता चल गया था कि शायद इसके मन में कुछ उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, तो क्यों ना इसके पास जाया जाए और इसे ऐसा करने से बिल्कुल से रोका जाए। इसी वजह से जो करण होता है वो चुपके से जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और जब लड़की खिड़की पर खड़ी होकर बाहर की तरफ देखकर ये सोच लेती है कि अब उसे अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेना चाहिए और ऐसा सोचकर वह चलती ट्रेन से छलांग लगाने के लिए होती है, तो उसी दौरान यहां पर जो करण होता है वह एकदम से उसके हाथ को पकड़कर उसे पीछे की तरफ झटका मारकर खींच लेता है। अब जैसे ही उस लड़की को पीछे की तरफ खींचा गया था तो यहां पर वह लड़की उस लड़के को देखकर उसे धमकाने लगती है और कहती है कि तुम होते कौन हो इस तरह से मेरा हाथ पकड़ने वाले, और मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन यहां पर करण उससे ज्यादा ताकतवर था और वह उसे पकड़कर खींचने लगता है, कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, यह करना बहुत ही गलत हुआ करता है और तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं करने दूंगा। तो उसके बाद वह उससे बार बार छोड़ने की बात कह रही थी। तो यहां पर जो करण होता है उससे पूछने लगता है कि देखिए आप जो भी हो, लेकिन अगर कोई भी आपको समस्या है तो उस समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप एक बार मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद हो सकता है उसका समाधान मैं कर दूं। अब इस बात को सुनने के बाद वह लड़की उस लड़के की तरफ देखने लगती है और देखती देखती अपने मन के अंदर बहुत कुछ विचार सोचती है। तो उसके बाद करण फिर से उससे कहता है कि बताओ आपको क्या समस्या है और किस वजह से आप ऐसा करना चाहती हो। तो इसके बाद जो लड़की होती है वह बताने लगती है, कहती है कि मेरा नाम सलोनी है और दरअसल मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया है और इसी वजह से मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया था और
प्यार के चलते मुझे धोखा दे चुका है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो करण होता है उसे समझाने लगता है, कहता है कि देखो ऐसा नहीं किया करते, और हो सकता है ऊपर वाले की मर्जी ये हो तुम दोनों की जोड़ी ही ना बनी हो, तुम्हारी जोड़ी किसी और के साथ बनी हुई हो। अब इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर फिलहाल जो सलोनी होती है उसका वो गुस्सा शांत हो गया था, जिस गुस्से के चलते वह अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती थी। और उसके बाद थोड़ी देर वह कुछ सोचती है, और सोचने के बाद अचानक से उस लड़के जिसका नाम करण होता है उससे कहने लगती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर जोड़ी की बात है तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जोड़ी तुम्हारे साथ बनी हुई हो। अब इस बात को सुनकर करण एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम आप ये क्या कह रही हो, आप कहां और मैं कहां? लेकिन तभी यहां पर जो सलोनी होती है वो कहती है कि तुम बस ये बताओ क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? अगर मैं कहूं कि तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगी, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब इस बात को सुनकर करण थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद यहां पर जो सलोनी होती है वो कहती है कि ठीक है तो चलो, कहां चलोगे? और मुझे तुमसे शादी करनी है। इसके बाद वो सलोनी को एक रेलवे स्टेशन पर लेकर उतरता है और उतरने के बाद उसे लेकर सीधा अपनी मौसी के यहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि जब उसने उससे शादी के लिए कहा था और वो कह रही थी कि मुझे अभी तुमसे शादी करनी है, तो वह इस बात के लिए मान भी गया था और वहीं पर उसे शादी करने का मौका दिखता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये वैसे मजाक कर रही है और ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद सलोनी उसके साथ साथ चली जाती है और रात के समय ही वह अपने मौसी के लड़के से बात करता है और बात करने के बाद उसे एक मंदिर में तैयारी करवाने के लिए बोल देता है। दोनों जन वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद वह सोच रहा था कि यहां पर आने के बाद वह साफ साफ मना कर देगी, लेकिन यहां पर आते ही जो सलोनी है वो बिल्कुल भी मना नहीं करती है और जो करण होता है उससे शादी करने लगती है। अब करण इस बात को देखकर हैरान तो होता है, लेकिन फिलहाल वह उससे शादी कर लेता है। लेकिन जब शादी हो गई थी तो उसके बाद वह सोचने लगता है कि अब इसे कहां लेकर जाऊं, तो यहां पर उसकी मौसी का लड़का कहता है कि कहां लेकर जाओगे, ऐसा करो इसे घर पर ले चलो, वहीं पर आज रात बिता लेना और कल अपने घर पे चले जाना। इस बात को सुनकर करण को भी यह बात सही लगती है और यहां से जो करण होता है वह अपनी मौसी के घर पर चला जाता है और वहीं पर अपनी पत्नी को ले जाता है। करण की मौसी जैसे उसके साथ एक महिला को देखती है और उनके कपड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि इन दोनों ने शादी कर ली है, तो उसके बाद वह पूछने लगती है कि करण ये कौन है और तुम यहां पर इसे क्यों लेकर आए हो? इस बात को सुनकर जो करण होता है वह अपनी मौसी को पूरी बात बताने लगता है। कहता है कि मौसी इस तरह से मैं ट्रेन में आ रहा था, लेकिन ये लड़की बैठकर इस तरह से रो रही थी और उसके बाद उसने ऐसा ऐसा करने की कोशिश की। जब मैंने इसे बचाया और इसे समझाने की कोशिश की तो इसने मुझसे शादी की फरमाइश की और मैंने इससे शादी कर ली। अब यह बात बड़ी अटपटी थी और इस बात को देखकर यहां पर मौसी भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद वह पूछने लगती है बेटा इसके घर परिवार के बारे में क्या तुझे पता है? तो यहां पर जो करण होता है वो कहता है कि नहीं मौसी, मुझे इसके घर परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जो मौसी होती है वह उस लड़की सलोनी से पूछने लगती है बेटी तुम्हारा घर परिवार कैसा है, कौन है तुम्हारे माता पिता, और क्या तुम्हारे माता पिता को पता है कि तुमने इस लड़के से शादी कर ली? उसके बाद यहां पर जो सलोनी होती है वह नाम में सर हिलाती है, कहती है कि नहीं मेरे माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो उसके बाद वह पूछने लगती है कि क्यों बेटा, अपने माता पिता को बता दो। तो उसके बाद वह मना करने लगती है। जब यहां पर करण की जो मौसी होती है वह उससे पूछती है कि बेटी क्यों ऐसा क्यों कह रही हो तुम, तो उसके बाद वह उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से वो घर से निकली है और किस किस तरह से उसके माता पिता को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दरअसल यहां पर सलोनी बताती है कि दोपहर को मेरे पिता और मेरे बीच में कहासुनी हो जाती है और उस कहासुनी को लेकर मैं अपने पिता से नाराज हो जाती हूं। इसके बाद मैं सोचती हूं कि क्यों ना इस घर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पिताजी छोटी छोटी बातों पर मुझे धमका दिया करते हैं। इसी वजह से मैं अपने कमरे में जाती हूं और वहां पर जाकर अपने प्रेमी के पास फोन मिलाती हूं, लेकिन प्रेमी ने मुझसे कहा कि ठीक है तुम ऐसा करो इंदौर के रेलवे स्टेशन पर आ जाओ और अपने फोन को अपने साथ मत लेकर आना और वहां से हम दोनों कहीं ना कहीं चले जाएंगे। इसके बाद मैं अपने प्रेमी की बात मानती हूं और अपने फोन और किसी भी सामान को अपने साथ नहीं लेती हूं और सभी सामान को अपने रूम में छोड़कर चुपके से घर से निकल जाती हूं। शाम के समय मैं घर से निकली थी और उसके बाद जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हूं तो वहां पर मेरे प्रेमी का कोई भी अता पता नहीं होता है। अब काफी देर तक मैं उसका वहां पर वेट करती हूं और धीरे धीरे रात भी होने लगती है। जब ज्यादा ही रात हो जाती है तो उसके बाद मैं एक व्यक्ति से फोन मांगती हूं और फोन मांगने के बाद अपने प्रेमी पर फोन मिलाने की कोशिश करती हूं, लेकिन मुझे पता चलता है कि उसने तो मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है और अब वह मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। इसके बाद मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाती हूं और घर जाने का तो मेरा वैसे मन नहीं करता है, क्योंकि काफी देर मुझे घर से निकले हुए हो गई है और अब तक माता पिता को सब कुछ पता चल गया होगा। तो इसी वजह से मैं ऐसे ही आती हुई इस ट्रेन में चढ़ जाती हूँ जिस ट्रेन के अंदर आपका बेटा भी खड़ा हुआ था और यह वहां पर चने बेच रहा था। मैं एक ट्रेन की सीट पर बैठकर फूट फूट कर रोए जा रही थी और मेरे दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए और कहां मैं जाऊं, क्योंकि माता पिता से भी नाराज हो गई और प्रेमी ने मुझे धोखा दे दिया है। जब उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में कर दिया तो यह धोखा ही था। इसी बात को सोच सोचकर मुझे लगने लगता है कि इससे अच्छा तो अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती हूं, ताकि किसी भी तरह की परेशानी मुझको छू तक ना पाए और मैं इस
दुनिया से मुक्त हो जाऊं। यही सोचकर मैं ट्रेन की खिड़की पर जाती हूं, लेकिन वहीं पर आपका बेटा हाथ पकड़कर मुझे खींच लेता है और खींचने के बाद जब यह मुझे समझाता है तो मुझे लगने लगता है कि क्यों ना इसी से शादी के लिए पूछूं। अगर ये मुझसे शादी कर लेगा तो कम से कम रहने के लिए जगह मिल जाएगी और दोबारा से मुझे अपने पिता के पास नहीं जाना होगा। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जो मौसी होती है उसे एकदम से बड़ी हैरानी होती है कि ये लड़की 22 साल की उम्र की है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी बातें कर रही है और ये क्या बचकानी बातें कर रही है। इसके बावजूद भी वह उसे कहती है कि ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और अब आराम यहाँ पर तुम करो और कल तुम ऐसा करना, इसके घर चली जाना और वहां पर इसके माता पिता से भी मिल लेना। इसके बाद वह दोनों उस घर के अंदर आराम करने लगते हैं। यहाँ पर जो मौसी होती है दोनों को अलग अलग सुला देती है और उसके बाद धीरे धीरे ये रात कंप्लीट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह सुबह यहाँ पर जो मौसी होती है करण के घर वालों को फोन कर देती है और उन्हें बता देती है कि उनके लड़के ने ऐसा ऐसा कर लिया है, एक लड़की जो ट्रेन में जा रही थी उससे शादी कर ली है। इसके बाद जो वो लोग होते हैं वह अपने बेटे को फोन करते हैं और उससे कहने लगते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तू घर पर आ जा, क्योंकि तुमने तो एक अच्छा काम किया है, कोई बुरा काम थोड़ी ना किया है। जब ये लड़की इस दुनिया को छोड़कर जाने की बात कर रही थी तो अच्छा ही किया जो तुमने इससे शादी कर ली, कम से कम अब ये जीवित तो रहेगी। अब इस बात को सुनकर जो करण होता है उसकी पूरी चिंता दूर हो जाती है और वह अब सलोनी को लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। करण यहाँ से सलोनी के साथ सीधा अपने घर पहुंचता है और घर पर उसके परिवार वाले उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। वहां पर वह सलोनी को अपने पास रखने लगता है, लेकिन जब माता पिता को पता चलता है कि इस तरह से करोड़पति बाप की बेटी है तो उसके बाद उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जो इसका पिता है वो कुछ ऐसा वैसा कर दे और हमारे बेटे की जान पर बनाए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो करण के घर वाले होते हैं वो सलोनी से कहने लगते हैं कि बेटी, जब तूने अपनी मर्जी से हमारे बेटे से शादी की है तो ऐसा कर, तू ना कोर्ट मैरिज कर ले ताकि तेरे पिता से हमारे बेटे को कोई खतरा ना हो। इसके बाद यहाँ पर जो सलोनी होती है वो कहती है कि कोर्ट मैरिज तो मैं कर लूंगी, लेकिन कोर्ट मैरिज के लिए कागज चाहिए होते हैं और मेरे पास तो एक भी कागज नहीं है। यहाँ पर जो करण की माँ होती है वो कहती है कि हाँ बेटी मुझे पता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने घर वालों से बात करनी होगी और बात करके उनसे कागज मंगा लो। अब यहाँ पर जो सलोनी होती है वह अपने पिता के पास फोन करने के लिए तैयार हो जाती है और उसके पास फोन करके कहने लगती है कि पिताजी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या आप एक अकाउंट में 500 रुपए डाल सकते हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता होता है वह पूरी तरह से भावुक हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी और अपनी बेटी को चारों तरफ ऐसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी इस बात के बारे में पता नहीं चलता है कि ये सलोनी कहाँ गई और कहाँ पर ये फिलहाल रह रही है। पिछले 2 दिन से वह काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन जैसे बेटी का फोन आता है तो उसके बाद उससे पूछने लगता है बेटी तू कहाँ है और तू इस तरह से घर छोड़कर क्यों चली गई। तो इसके बाद जो सलोनी होती है वो अपने बारे में बता देती है कि इस तरह से मैंने एक लड़के से शादी कर ली है और उसी के घर पे मैं रह रही हूँ, लेकिन आपको मेरे डॉक्यूमेंट भी देने होंगे, क्योंकि इसके घर वाले कोर्ट मैरिज के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हें कोर्ट मैरिज करनी चाहिए, वरना तुम्हारे घर वाले इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पिता होता है वो अपनी बेटी को आश्वासन देता है और कहता है कि कोई बात नहीं बेटी, तुम घर आ जाओ, मैं उसी के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा और कोई भी परेशानी नहीं है। अब जैसे ही ये बात वह करण के घर वालों को बताती है तो करण के घर वाले इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटी, तुम्हारे पिता पैसे वाले हैं और वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम ऐसा करो, डायरेक्ट पुलिस स्टेशन चले जाओ अपने यहाँ के और वहां पर जाकर अपने बारे में सब कुछ बता देना, क्योंकि हमारे बेटे की जान पर अगर बनाई तो बहुत ही गलत हो जाएगा, तो हम लोग अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। इस बात को सुनकर सलोनी उनकी भावनाओं को समझती है और यहाँ से सीधा उसी पुलिस स्टेशन में चली जाती है जो उनके यहाँ का लगता है और वहां पर जाकर पूरी बात सभी को बता देती है। अब पुलिस की मदद से उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।